हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हिंदी मीडियम में ये वीडियो है। और इसके अभी तक अगर आपने कुछ भी एक यूनिट भी नहीं पढ़ी तो ये वन शॉट वीडियो से आपका काम पूरा हो जाएगा और आप इसमें एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है, वन शॉट वीडियो है, मीन्स एक ही वीडियो से आपका बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। आपको कुछ भी पूछना हो तो यू कैन टेक्स्ट। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, आप इसको सर्च मार के जितनी भी पीडीएफ्स हैं टाइम टू टाइम वहां पे अपलोड कर दी जाती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, समकालीन समय में भारत की विदेश नीति के विकास पर चर्चा करें। तो आज के समय में कंटेम्प्रेरी इंडिया में भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो विदेश नीति का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी देश है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ या फिर अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रखता है, मित्रता वाले संबंध हैं, शत्रुता वाले संबंध हैं, तो ये सारी जो नीतियां बनाई जाती हैं इसी को हम विदेश नीति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है रणनीतिक साझेदारी के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब देखिए, भारत की विदेश नीति शुरू में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में निहित थी। मींस भारत ने शीत युद्ध के समय में, शीत युद्ध का मतलब होता है एक टाइम ऐसा था जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, मींस आप ये समझ लो जो रशिया है वो पहले एक बहुत बड़े संघ के रूप में था जिसको सोवियत संघ कहा जाता है। तो अमेरिका और सोवियत संघ बहुत बड़े दुश्मन थे, तो उन दोनों के बीच में लड़ाइयां चलती रहती थी। अब भारत जो है वो किसी के भी साथ नहीं था, भारत अमेरिका से भी दूर था, सोवियत संघ से भी दूर था। तो इसी को कहा जाता था गुट निरपेक्षता, मींस किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो इससे क्या है कि भारत ने पश्चिमी और पूर्वी दोनों गुटों से अपनी दूरी बनाए रखी। पश्चिमी गुट का मतलब था अमेरिका, पूर्वी गुट का मतलब था यहाँ पे सोवियत संघ। ठीक है, हालांकि 1990 के दशक की शुरुआत में भारत जो है वो अमेरिका, रूस और हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाने की दिशा में आगे बढ़ा है। अब जब ये शीत युद्ध खत्म हो गया 1991 तक, तो अब इंडिया ने अमेरिका, रूस और जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े बड़े देश हैं, इनके साथ भारत ने व्यापार करना शुरू करा। इनके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारियां बनाना शुरू करी, मींस पार्टनरशिप्स करना शुरू करी। इसका मेन उद्देश्य यही था कि भारत का आर्थिक विकास हो सके, ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो सके भारत की। आर्थिक कूटनीति, तो देखिए 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण हुआ था भारत में 1991 में। ठीक है, 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया था और उसके तहत उदारीकरण को अपनाया था। मींस सभी देशों के साथ ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार हो, वैश्वीकरण ज्यादा से ज्यादा हो। तो इससे क्या है, भारत सक्रिय रूप से विदेशी निवेश की मांग कर रहा है। मींस भारत चाहता है कि दूसरे देश आकर इंडिया में इन्वेस्ट करें। मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है भारत, कई देशों के साथ मुक्त व्यापार कर रहा है। मुक्त व्यापार सिंपली आप समझ लो कि आप किसी के भी साथ व्यापार कर रहे हो अगर किसी देश के साथ, तो वो आप उसके ऊपर कोई मतलब ऐसा कोई टैक्स वगैरह ना लगाओ। ठीक है, और इसके अलावा कस्टम ड्यूटीज वगैरह जो होती हैं वो कुछ भी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो उसके बाद है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, ईस्ट का मतलब होता है ईस्ट के जितने भी देश हैं, भारत के पूर्व साइड के जितने भी देश हैं, तो भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाने की कोशिश करी है। और यह नीतिगत बदलाव एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत, अब देखो है क्या, एक है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो प्रशांत महासागर के आसपास के जितने भी देश हैं और जो एशिया के आसपास के जितने भी देश हैं, भारत चाहता है कि इन सभी के साथ उसकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो हर तरीके से। तो ऐसे में भारत व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए मांग करता है आसियान जैसे क्षेत्रीय मंचों में भाग लेने और वियतनाम, जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में भी एक्टिव रहा है। मींस भारत जो है वो क्षेत्रीय संगठन है जैसे आसियान वगैरह, उनके साथ भी एक्टिव रहता है। और ये जो कुछ देश हैं इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, भारत इनके साथ भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है क्योंकि ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं सारी। पड़ोसी प्रथम की नीति, देखो अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के बावजूद भारत हमेशा अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता है। मींस जो भारत का सबसे क्लोज पड़ोसी देश है, भारत हमेशा से उसको प्राथमिकता देता है।
भारत ने विकास सहायता, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और लोगों से लोगों के आदान प्रदान के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की मांग करी है। जो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, भारत चाहता है कि उनकी ज्यादा से ज्यादा भारत मदद करे। हालांकि पड़ोस अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। अब हमारे सारे पड़ोसी अच्छे नहीं है, है ना, पड़ोसी सारे तो अच्छे नहीं होते आपके भी, तो पड़ोसी कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं। जैसे कि सीमा पार का आतंकवाद पाकिस्तान की साइड से बहुत ज्यादा है, और जल बंटवारे को लेकर बहुत विवाद है, और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, किसका ज्यादा दम होगा उस एरिया में, जितना भी हमारा दक्षिण एशिया का एरिया है, कौन सा देश उस पर टॉप पर रहेगा, ये भी एक मतलब कंपटीशन चलता है। ओके, फिर है बहुसंरेखण और बहुध्रुवीयता। देखो आज के समय में भारत की विदेश नीति की पहचान इसके बहुसंरेखित और बहुध्रुवीय दृष्टिकोण में की जा सकती है। कैसे? क्योंकि भारत हमेशा ये चाहता है कि उसके जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक ही पार्टनर के साथ ना रहे। भारत ऐसा देश है हमारा जो चाहता है कि हम लगभग सभी देशों के साथ हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हों, अपना हित पहले हम देखते हैं, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि ये दृष्टिकोण भारत को बहुध्रुवीय दुनिया, देखो बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है, एक होता है वर्ड एक ध्रुवीय, यानी कि पूरे दुनिया में बस एक महाशक्ति होना। फिर होता है दो ध्रुवीय, दो ध्रुवीय का मतलब होता है पूरी दुनिया में दो महाशक्तियों का होना, जैसे शीत युद्ध टाइम पे था, ठीक है, अमेरिका सोवियत संघ। फिर एक होता है वर्ड बहुध्रुवीय, बहुध्रुवीय का मतलब होता है एक पूरे दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा महाशक्तियां होना। तो भारत इस बहुदुनिया मतलब बहुध्रुवीय दुनिया में ये निपटना चाहता है सभी चुनौतियों से। भारत भी चाहता है कि मैं भी एक महाशक्ति बनूं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अब हम, चुनौतियां और बाधाएं। तो देखो हालांकि भारत की विदेश नीति आप अगर देखोगे अपने बदलते हुए वैश्विक कद और प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुई है, लेकिन इसे कई चुनौतियों और बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। मींस भारत जो अपनी फॉरेन पॉलिसीज बनाता है वो हमेशा से ही अच्छी नहीं होती, उसमें बहुत बारी चुनौतियां भी आ जाती हैं, बहुत बारी हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ता है। फिर है क्षेत्रीय अस्थिरता। देखो भारत के निकटतम पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता रहती है। मींस भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर राजनीतिक अस्थिरता रहती है, संघर्ष रहते हैं, पाकिस्तान से हमें सुरक्षा की चुनौतियां बहुत ज्यादा रहती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत को खतरा भी है अपने पड़ोसियों से। आर्थिक बाधाएं, तो देखो अपनी आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत आगे तो बढ़ रहा है, भारत का आर्थिक विकास भी हो रहा है, लेकिन इन सभी के बावजूद भारत को बुनियादी ढांचे, तकनीकी क्षमताओं और मानव संसाधनों के मामले में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि विदेश नीति में अपनी आर्थिक क्षमता का पूरी तरह से लाभ उठाने की क्षमता को सीमित करता है। मींस बहुत बारी भारत को आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी भारत का बुनियादी ढांचा उतना अच्छा नहीं होता, कभी कभी हमें टेक्निकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये भी एक समस्या है। अगला सवाल है, शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका पर चर्चा करो। अब मैंने आपको जैसे बताया था शीत युद्ध का टाइम था, उसमें क्या था, एक तो था अमेरिका यानी कि यूएसए, और एक था यूएसएसआर मींस सोवियत संघ। अब इन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी उसी को कहा जाता है शीत युद्ध, ठीक है। तो शीत युद्ध का टाइम था और पूरी दुनिया इन दो देशों में ही बटी, मतलब दो खेमों में बटी हुई थी। यहाँ तो देश यूएसए के साथ थे, या फिर जो देश हैं वो यूएसएसआर के साथ थे। तो इस टाइम के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत ने क्या भूमिका निभाई वो आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ऐसे देश थे जो दोनों गुटों से दूर थे, ना अमेरिका के साथ थे ना ही वो सोवियत संघ के साथ थे, तो ऐसे में उन देशों को कहा गया गुटनिरपेक्ष के देश, ठीक है, गुटनिरपेक्षता वाले देश, जिसमें इंडिया भी था, घाना भी था, मिस्र भी था, इंडोनेशिया भी था, ठीक है, भारत भी था। आगे देखते हैं, भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। शीत युद्ध के टाइम पे भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन राज्यों या फिर उन देशों, ठीक है, देश समझ लो आप इसे, उन देशों का एक समूह था जो शीत युद्ध के टाइम पर औपचारिक रूप से किसी भी शक्ति के गुट में नहीं थे। मींस ना अमेरिका में थे ना ही सोवियत संघ में थे। ओके, पश्चिमी ब्लॉक जो था वो अमेरिका का था, आप इसमें देख सकते हो। ये इतने आपको ब्लू कलर में जो देश दिख रहे हैं, इंडिया है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, ये ब्लू कलर वाले जो देश हैं ये सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं, ये सारे देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे। और जो आपको स्काई ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये वाले हैं, ये वाले हैं, छोटे छोटे से इधर देश हैं,
ये वाले हैं, ये ऑब्जर्विंग कंट्रीज है, पर्यवेक्षक देश हैं, ठीक है। मेन मेंबर जो है वो ब्लू कलर वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्थापक सदस्य, तो भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य भी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब शुरू हुआ था तो भारत भी इसकी स्थापना में शामिल था। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रेस टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू किया था। और आगे आपको बताऊं, शांति और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा। तो देखो, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भीतर ये एक प्रण लिया कि हम दुनिया भर में शांति का मैसेज देंगे। निरस्त्रीकरण मीन्स अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं उसको खत्म करो, ठीक है। भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए भी आवाज उठाई कि परमाणु हथियारों को खत्म किया जाना चाहिए पूरी तरीके से, और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए, कोई युद्ध वगैरह ना हो। और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जितने भी देश हैं वो कभी ना कभी गुलाम भी थे, ठीक है। बड़े बड़े महाशक्तियों ने उनको गुलाम भी बनाया था। तो ऐसे में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भीतर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लीय भेदभाव का भी विरोध करा। और भारत ने कई अफ्रीका और एशियाई देशों के उपनिवेशीकरण प्रयासों का समर्थन किया। मींस भारत ने कई अफ्रीका के जो ऐसे देश थे जो गुलाम थे, या फिर एशिया के कई ऐसे देश थे जो गुलाम थे, उनकी आज़ादी के लिए भारत ने मदद करी, ठीक है। चाहे वो फिर इंडोनेशिया हो, अफ्रीका के कई सारे देश हों। तो इस तरीके से 1955 में क्या है कि एक सम्मेलन हुआ था बांडुंग नाम से। बांडुंग सम्मेलन हुआ था, एक समिट हुई थी जहाँ पे बहुत सारे नेता आए थे। तो इसमें क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव यहीं पर रखी गई थी। बांडुंग सम्मेलन में ही ये बात आई कि हम सभी को मिलकर एक आंदोलन चलाना चाहिए जिसमें हम किसी भी महाशक्ति के साथ ना जाएं। संतुलन, देखो, शीत युद्ध के दौरान भारत ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी, अपने आप को गुटनिरपेक्षता आंदोलन में शामिल करा, और पश्चिमी खेमे और पूर्वी खेमे दोनों से भारत दूर रहा। मींस अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से भारत काफी ज्यादा दूर रहा। और भारत ने शीत युद्ध की जो ये कंपटीशन चल रही थी इसमें उलझने से खुद को बचाया और अपनी एक अलग रणनीति बनाई, जिससे भारत हमेशा से ही एक सेफ पोजीशन में रहा। दक्षिण दक्षिण सहयोग, अब देखो मैं आपको बताऊं, ज्यादातर गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले जो देश थे, आप यहाँ पे नोटिस करना, आपके सामने मैं एक मैप दिखाने जा रहा हूं। तो ये आपके सामने मैप है। इसमें अगर आप नोटिस करोगे, ज्यादातर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं। क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं? ज्यादातर जो देश हैं वो दक्षिणी के हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया, दक्षिण दक्षिण समर्थन। मींस साउथ साउथ की जो कंट्रीज हैं वो आपस में एक हुई, ठीक है, और उन्होंने ही ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन वगैरह जो है इसको आगे स्टार्ट किया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप यहां से समझिए, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भीतर जो जितने भी दक्षिण गोलार्ध के विकासशील देश थे इनके बीच में एकता बढ़ाने के ऊपर काम किया, ठीक है। भारत ने बोला कि हम सभी देशों को एक होना चाहिए। और अगर आपको बताऊं, भारत ने अन्य विकासशील देशों, विशेष रूप से जो अफ्रीका और एशिया के हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी बातें रखी, समर्थन किया कि हाँ भाई, ये जो ज़्यादातर देश हैं दक्षिण, जो गोलार्ध के दक्षिण जो जितने भी देश हैं, ये सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो इनका भी विकास होना चाहिए, इनको हमें टेक्निकल सपोर्ट वगैरह देनी चाहिए। अगला सवाल है, भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों पर चर्चा करो। यानी कि इंडिया और अमेरिका के जो संबंध हैं वो अब आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। भारत और अमेरिका, कोई ऐसी दुश्मनी तो हमारे बीच में कभी नहीं रही है, हम बहुत पहले से भी अच्छे दोस्त ही थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भी सही है भाई, व्यापार वगैरह होता है हम दोनों के बीच में, और दोनों देशों के बीच कोई ऐसी एज सच कोई बहुत बड़ी दुश्मनी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी अमेरिका थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन उठाता है जब हम रशिया के क्लोज जाते हैं, लेकिन एट द एंड हम एक मित्र, आपसी मतलब कह सकते हो कि मैत्रीपूर्ण संबंध है हमारे। मोदी जी बहुत बारी अमेरिका के दौरे पर जाते रहते हैं, ठीक है। जो बाइडन, जो कि अभी 2024 में वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप आपने देखा होगा, उनसे पहले बराक ओबामा, तो बहुत सारे कार्यकाल हुए हैं। अब आगे देखते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध पिछले कुछ दशकों में काफी विकसित हुए हैं। मींस हम दोनों के बीच के जो संबंध हैं वो काफी अच्छे हैं। भू राजनीतिक, भारत और अमेरिकी, यहाँ पे अगर आप देखोगे भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे को स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखते हैं। अब आप अगर देखोगे, अमेरिका अगर जो है, ठीक है, उसके यहाँ से भी पैसिफिक ओशियन पास पड़ता है, ठीक है।
और ये पैसिफिक के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर शांति बने रहे, आसपास के देश जो हैं वो आपस में सौहार्द बनाए रखें, तो भारत भी इसके लिए पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा एक क्वाड नाम से एक मंच है, ठीक है, क्वाड, इसमें क्या है, अमेरिका भी है भारत भी है। तो क्वाड एक रणनीतिक मंच है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका मेन मकसद क्या है इस संगठन का? समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का विरोध करना और नेविगेशन की स्वतंत्रता वगैरह ऐसे मुद्दों पर सहयोग करना। मींस जो ये क्वाड वाले देश हैं, ठीक है, क्वाड में आप समझ लो 4 देश हैं। ओके, तो क्वाड में 4 देश आते हैं जो कि मैंने आपको बताया, अमेरिका है, इंडिया है, ठीक है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 4 देश आपस में समुद्री ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा हो, ठीक है, इसके ऊपर, और आतंकवाद वगैरह ना बढ़े इस क्षेत्र में, रक्षा और सुरक्षा सहयोग। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो है सिक्योरिटी और रक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा संबंध अच्छे हैं, क्योंकि बहुत बारी क्या है कि आपस में हमारी जो सेना है वो सैन्य अभ्यास वगैरह भी करती है, और खुफिया जानकारी भी साझा करता है अमेरिका हमारे साथ, हम भी उसके साथ साझा करते हैं जानकारियाँ। और डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम बहुत ज़्यादा मदद लेते हैं अमेरिका से। और अमेरिका ने यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का भी समर्थन करा है। आपको पता होगा सुरक्षा परिषद में केवल 5 ही स्थायी सदस्य होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और भारत अभी उसमें नहीं है, और अमेरिका इस चीज का सपोर्ट करता है कि भारत को इसमें होना चाहिए। अब अगर हम आगे बढ़ें, आर्थिक साझेदारी, तो देखिए भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक संबंध भी काफी अच्छे हुए हैं, ठीक है, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा है, अरबों डॉलर तक का व्यापार होता है। दोनों देश व्यापार नीति फोरम और वाणिज्यिक वार्ता, यानी कि अलग अलग मतलब जो है मीटिंग्स होती रहती हैं, फोरम्स होती रहती हैं, ठीक है, और समिट्स वगैरह होती रहती हैं, ठीक है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में निवेश करे अमेरिका। लोगों से लोगों के बीच का संबंध भी अच्छा है। देखो सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपको पता है भाई, ब्लू जीन्स तो पूरी दुनिया पहनती है, ये अमेरिका की संस्कृति है। मैकडोनल्ड्स वगैरह सब अमेरिका के ब्रांड्स हैं ये सारे, ठीक है, आईफोन वगैरह। अमेरिका का कल्चर इंडिया में ऑलरेडी है, और इंडिया का भी कल्चर अमेरिका में जा रहा है धीरे धीरे। शैक्षणिक सहयोग भी है एजुकेशनल मामलों पर। अमेरिका में भारतीय प्रवासियों ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में बहुत भूमिका निभाई है। प्रवासी मीन्स जो कुछ टेम्पररी समय के लिए अमेरिका में लोग रहते हैं भारत के, ठीक है, और बड़ा विशाल और प्रभावशाली भारतीय अमेरिकी समुदाय विभिन्न स्तरों पर भारत और अमेरिका के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक पुल का रूप में काम करता है। मीन्स जो भारत में कुछ लोग रहते हैं वहाँ से आते हैं, कुछ हमारे भी लोग वहाँ पे जाते हैं, तो यही लोग जो हैं दो देशों को एक जोड़ कर रखते हैं, पुल की तरह काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर रणनीतिक अभिसरण। अब इसका मतलब क्या है? भारत और अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद, उग्रवाद, गैर राज्य अभिनेताओं से उत्पन्न सुरक्षा खतरों में मतलब ये सारे डिस्कशन करता है। मींस अमेरिका भी ये कहता है कि आतंकवाद, उग्रवाद ना हो, क्षेत्र जो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो अस्थिरता रहती है वो ना हो। तो दोनों देशों ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत कोशिशें करी हैं, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भी, ठीक है, और खुफिया एजेंसीज अमेरिका की हमेशा एक्टिव रहती हैं, कहीं भी ऐसा खतरा वगैरह ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो जलवायु परिवर्तन पर जो आप देखोगे दुनिया भर का फोकस बढ़ता जा रहा है, तो भारत और अमेरिका भी स्वच्छ ईंधन और सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर बातचीत करते हैं। मीन्स हम भी ये कहते हैं कि हाँ इन चीज़ों में होना चाहिए। जैसे अमेरिका और भारत जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 साझेदारी एक महत्वपूर्ण पहल है। हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप करी है जिसमें हम ये चाहते हैं कि जलवायु के अंदर जो ये इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है इसमें थोड़ी सी रुकावट आए, और हरित प्रौद्योगिकी मींस ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करो जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो ये भी भारत और अमेरिका का प्लान है। तो भाई सहयोग के इन क्षेत्रों के बावजूद भी भारत और अमेरिका रणनीतिक संबंधों को चुनौतियां और जटिलताओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसे भारत बहुत बारी रूस और ईरान के पास चला जाता है, तो इससे अमेरिका बहुत ज़्यादा मुंह बना लेता है, ठीक है। तो ये क्योंकि रूस भी हमारा अच्छा दोस्त है, तो भारत जब जब रूस के क्लोज जाएगा अमेरिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब अगर हम आगे बढ़ें, तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हाल के वर्षों में
बढ़ते टकराव के विशेष संदर्भ में भारत चीन संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण। मींस इंडिया और चाइना के बीच के जो संबंध हैं वो कैसे हैं हाल ही के वर्षों में, वो आपको बताने हैं। तो आपको पता है चाइना वर्तमान में हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमारा बिल्कुल पड़ोसी भी है और दुश्मन भी बहुत बड़ा है। तो हाल ही के वर्षों में क्या क्या विवाद के मुद्दे रहे हैं वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत चाइना के संबंधों में सहयोग और टकराव दोनों रहा है। देखो भारत की मार्केट में चाइना का सामान भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, और बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। क्षेत्रीय विवाद, तो देखो भारत और चाइना के बीच में तनाव का सबसे बड़ा, आप अगर देखोगे कोई विवाद है तो वो क्षेत्रीय विवाद है। खासकर जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र पर चाइना अपना क्लेम करता है कि वो मेरा है। लद्दाख के कुछ इलाकों में वो चाइना कहता है कि ये मेरा है और भारत कहता है मेरा है। तो कई बारी बातचीत भी होती है और बहुत बारी विश्वास निर्माण किया जाता है, हाँ विश्वास दिलाया जाता है दोबारा हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर से दोनों देश आपस में फिर झड़प कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा एलएसी पर भी बहुत बारी झड़प होती है। एलएसी क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो आप अगर देखोगे, एक तो ये क्षेत्र है, आपको मैं मैप से समझाता हूँ। ठीक है, एक ये क्षेत्र है जिसको कहा जाता है अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन चाइना अपना पूरा क्लेम करता है कि ये हमारा है। फिर ये वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, फिर ये सिक्किम साइड का क्षेत्र, फिर ये वाला अरुणाचल वाला क्षेत्र, ये भारत का है लेकिन चाइना कहता है ये मेरा है। ठीक है, और ये भी भारत का है लेकिन चाइना कहता है ये है ही मेरा। ठीक है, चाइना ने कब्जा कर रखा है लेकिन भारत कह रहा है हमारा है। तो ये आपस में ही इनका चलता रहता है विवाद। ये तीन क्षेत्र सबसे ज्यादा विवाद के मुद्दे में रहते हैं क्योंकि ऊपर पूरा चाइना का बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको विवाद के क्षेत्र तो दिख गए होंगे। तो देखो यहाँ पे आगे क्या है, सामरिक मींस सैनिक जो होते हैं आर्मी, उनकी भी एक कंपटीशन चलती रहती है क्योंकि भारत और चाइना दोनों ही ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी क्षेत्रीय शक्ति बने। तो ऐसे में उभर भी रहे हैं भाई, वो शक्ति बन भी रहे हैं। भारत भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, चाइना भी बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे में अक्सर एक दूसरे से ये टकरा जाते हैं। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी, और ये जो एक क्वाड वाला ग्रुप आपको मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया, तो इसकी वजह से चाइना को डर रहता है कि भारत जो है हमेशा कुछ ना कुछ कर सकता है हमारे साथ। चाइना हमेशा डाउट में रहता है क्योंकि चाइना का दुश्मन है अमेरिका। फिर आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी रहती है। ठीक है, कंपटीशन रहता है कि जब व्यापार और आर्थिक सहयोग भारत चाइना संबंधों के महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं, क्योंकि विशेष रूप से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चाइना से आती थी। बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय व्यापार नेटवर्क में प्रभाव जैसे क्षेत्रों में आर्थिक प्रतिस्पर्धा रहती है कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है इंडिया चाइना का। क्योंकि पहले क्या होता था, आपके भारत के हमारे मार्केट में ज्यादातर चाइनीज माल दिखता था, अब धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो व्यापार में असंतुलन देखने को मिलता था, हम आयात ज्यादा करते थे निर्यात कम करते थे। तो चीन भारत को आयात की तुलना में अधिक निर्यात करता है। ये बैलेंस अभी तक पूरा सही नहीं हुआ। ये आज भी बहुत सारी चीजें हैं हमारी जो हम आयात कर रहे हैं उनसे, हम निर्यात नहीं ज्यादा करते चाइना को। तो ये भी एक टेंशन का मुद्दा है। वैचारिक मतभेद भी हैं। भाई भारत जो है वो लोकतंत्र में विश्वास रखता है। ठीक है, भारत कानून के शासन पर विश्वास रखता है, जबकि चाइना में तो लोकतंत्र का नामो निशानी नहीं है। चाइना तो एक दलीय वन पार्टी सिस्टम पे चलता है, सत्तावादी प्रणाली, जहां एक ही नेता की सारी बात मानी जाती है, एक ही पार्टी की चलती है। तो वहां का जो वहां की सरकार है सेंसरशिप लगा के रखती है मीडिया के ऊपर, किसी को खुली आजादी नहीं है कुछ भी बोलने की। तो भारत तो बिल्कुल इसके अपोजिट है। तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी हैं। आगे बढ़े, राष्ट्रवाद और सार्वजनिक धारणा। देखो भारत चीन संबंधों को आकार देने में राष्ट्रवाद और जनभावना भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि जनता के मन में क्या चल रहा है। बहुत बारी आप अगर अब हमसे पूछोगे कि चाइनीज माल खरीदोगे, तो हम क्या कहते हैं, नहीं भाई चाइना का माल तो बेकार है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लोगों के मन में क्या है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सीमा पर झड़प होती है या व्यापार में विवाद होता है, तो इन घटनाओं से अक्सर वहां के लोगों की राष्ट्रवादी भावनाएं भी भड़कती हैं। अगर आप ये सोचो, हमारे बॉर्डर पर हमारे जवानों को अगर चाइना के जो वो आर्मी वाले हैं कुछ करेंगे, कुछ गलत होगा, तो हमें तो गुस्सा आएगा, हमारे अंदर का राष्ट्रवाद तो जागेगा। तो ऐसे ही बहुत बारी क्या होता है कि नेता लोग मिलकर वो डिसीजन सॉल्यूशन नहीं कर पाते जब जन भावना आहत हो जाती है। तो दोनों देशों में मीडिया बहुत ज्यादा, आप समझ लो हमारा भारत का मीडिया चाइना को दुश्मन दिखाता है, चाइना का मीडिया भारत को दुश्मन दिखाता है।
तो इसी की वजह से लोगों के अंदर की फीलिंग्स भी फिर वैसे ही बन जाती है, जन भावना। ओके। वैश्विक महत्वाकांक्षाएं और शक्ति गतिशीलता। देखो जैसे जैसे दोनों देश अधिक वैश्विक प्रभाव की आकांक्षा रखते हैं, चाइना भी चाहता है कि भाई वैश्विक दुनिया भर में मेरा नाम हो, वैसे ही भारत भी चाहता है। तो संसाधनों, बाजारों और रणनीतिक लाभों के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा भी तेज है। मीन संसाधन किसके पास ज्यादा होंगे, बाजार में किसका ज्यादा नाम होगा मार्केट में, और रणनीतिक लाभ ज्यादा से ज्यादा कौन उठाएगा। तो इसको लेकर हमेशा से ये कंपटीशन चलता है। अगला सवाल, पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद भारत पाकिस्तान संबंधों में एक बड़ी चुनौती है, चर्चा करो। तो अब आते हैं भाई अपने पड़ोसी, खराब पड़ोसी पाकिस्तान के ऊपर। तो ये पाकिस्तान हमेशा से ही सीमा पार आतंकवाद के लिए जाना जाता रहा है। भारत के ऊपर बहुत बारी इन्होंने अटैक करने की कोशिश करी है और अटैक किया भी है, और वो बहुत तुच्छ तरीके से, बहुत गलत तरीके से अटैक करता है। तो ऐतिहासिक संदर्भ पहले हम देखेंगे कि पहले क्या कोई विवाद वगैरह रहा है, ऐसा समझते हैं वन बाय वन। देखो सीमा पार आतंकवाद की जड़ें 1947 में ही आपको देखने को मिल जाएंगी, जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ था और विशेषकर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाकिस्तान ने लगातार अपने कबालियाई आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया था वहां के लोगों को डराने के लिए। तो पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जो कि आईएसआई भर जो है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, ठीक है। आईएसआई पर भारत के खिलाफ सक्रिय विभिन्न आतंकवादी समूहों को ट्रेनिंग देना, पैसे की फंडिंग करना और सैन्य सहायता तक करता है पाकिस्तान आतंकवादियों को, ठीक है। ये हमेशा से आरोप लगता है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे इन समूहों में आतंकवादी समूह कौन कौन से हैं, लश्कर ए तैयबा एलईटी जिसको कहते हैं, जैश ए मोहम्मद जेईएम शॉर्ट फॉर्म, हिजबुल मुजाहिदीन, ये दो तीन ऐसे आतंकवादी समूह हैं जो हमेशा से भारत के पीछे पड़े हुए हैं, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं, पैसे से लेकर चाहे फिर कुछ भी हो, हर तरीके से ये एजेंसियां इनको सपोर्ट करती है। ओके। फिर है रणनीतिक विचार। अब यहां से समझते हैं क्या है आगे। पाकिस्तान के लिए इन आतंकवादी समूहों का समर्थन कई रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है। अगर पाकिस्तान इन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है तो भाई उसका कोई फायदा तो होगा, ऐसे तो नहीं कर रहा वो। यह पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीवित रखने की अनुमति देता है। मींस अगर कश्मीर में आतंकवादी हमले होंगे, उसकी न्यूज पूरी दुनिया में आएगी, फिर से वापस पाकिस्तान को एक टॉपिक मिल जाएगा कश्मीर का दुनिया भर में दिखाने के लिए, ठीक है। इससे उसका फायदा होगा। इसके अलावा यह एक बड़े और पारंपरिक रूप से मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ कम लागत वाली असीमित युद्ध रणनीति है। मींस एक होता है प्रॉपर युद्ध, वॉर, जहां पे दोनों देश ऑफिशियली वॉर में आते हैं। ये अनऑफिशियल वॉर है, यहाँ पे पैसा भी कम लग रहा है, बस ट्रेनिंग दो, आतंकवादियों को भेजो, मरने दो, मतलब मरोगे भी तो आर्मी का तो कुछ नहीं जाएगा। तो ऐसा उनको ब्रेन वॉश करके भेजा जाता है, आपको जन्नत नसीब होगी, आपको ये होगा वो होगा, आप जाओ अटैक करो, खुद पे बम लगा के खुद मर जाओ, सुसाइड बॉम्बिंग करो, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होती है। इससे पाकिस्तान को पैसा भी बचता है और काम भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, अब ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो देखो विश्वास कम होता है भाई, हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते पाकिस्तान पे। अगर ऐसी गतिविधियां होगी तो हम कैसे विश्वास करेंगे। लगातार सीमा पर आतंकवादी हमले होते हैं, तो इससे भारत और पाकिस्तान के बीच का विश्वास जो है वो बिल्कुल कमजोर हो रहा है। हम वहां पे जाने से भी डरते हैं कि भाई क्या बताइए पीछे से क्या कर दें। ओके। तो राजनयिक अलगाव भी देखने को मिलता है, जो वहां के एम्बेसडर्स हैं वो ज्यादा इधर नहीं दिखेंगे, यहाँ के एम्बेसडर्स वहां नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। तो आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के कथित समर्थन ने अक्सर उसे राजनयिक अलगाव का कारण बना दिया है। जब पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन करता है तो भारत कभी भी राजनयिक संबंध पाकिस्तान से नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है। वृद्धि के जोखिम। देखो हाई प्रोफाइल आतंकवादी हमले जैसे कि लश्कर ए तैयबा द्वारा किया गया 2008 का मुंबई हमला, भाई आप सभी को याद होगा मुंबई हमले, मुंबई अटैक्स, उसमें तनाव बढ़ने और सैन्य प्रतिक्रिया शुरू करने की क्षमता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए लगातार खतरा पैदा करती है। अब ये आप पाकिस्तान पे कैसे भरोसा करोगे, ये ऐसे बड़े बड़े हमले करवा देता है छुप के, ठीक है। इंडिया को हमेशा से ये चाहता है कि नुकसान पहुंचाऊं, तो हम कभी भी, हमारे संबंध अच्छे नहीं हो सकते जितना मुझे पता है। बदलते समय के साथ भारत और रूस संबंधों में बड़ा बदलाव आया है। तो आइए देखते हैं क्या बदलाव आया है। भारत और रशिया, ये समझ लो
भाई भाई की तरह है। मींस हमेशा से रशिया ने कभी हमें छोड़ा नहीं होगा अकेला। जब भी मदद की जरूरत पड़ी है हमेशा रशिया हमारे लिए तत्पर। आज भी व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी बहुत ही ज्यादा अच्छे मित्र हैं हमेशा से। जैसे ही रूस यूक्रेन वॉर चल रही थी तो उसमें भी मोदी जी जो है पुतिन जी से बात करते थे। तो ये समझ लो कि मतलब रिलेशन बहुत अच्छे हैं। भारत रूस संबंधों का शीत युद्ध काल से ही एक बहुत ही ज्यादा समृद्ध गोल्डन इतिहास रहा है और समय के साथ साथ इसमें काफी विकास हुआ है। तो भारत और रूस के बीच संबंधों की विशेषता यह है कि हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और रणनीतिक रूप से भी हम एक दूसरे के अच्छे पार्टनर्स हैं। हम बहुत ज्यादा अच्छे साझेदार हैं। देखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत जो है वो गुटनिरपेक्ष देशों के साथ था। वो पूरा प्रॉपर अमेरिका के साथ भी नहीं था, रूस के साथ भी नहीं था। तो सोवियत संघ ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन किया है शुरू से ही। ठीक है, सोवियत संघ का मतलब ये समझ लो रशिया का पहला रूप जो था, जिसमें 16 देशों ने मिलकर एक बहुत बड़ा संघ बना रखा था, उसमें सबसे बड़ा देश रशिया था। तो इसको कहा जाता था सोवियत संघ। और ये सोवियत संघ हमेशा भारत का समर्थन करता था इंटरनेशनल किसी भी मंच पे। तो हमारा संबंध शुरू से ही अच्छा रहा है। सामरिक भागीदारी मींस सैन्य भागीदारी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हम रशिया से बहुत ज्यादा जो है औजार, या आप समझ लो जो सैन्य टेक्नोलॉजी होती है, आप समझ लो वेपन्स वगैरह जो होते हैं, अंतरिक्ष वगैरह से रिलेटेड जो सामान होता है, ठीक है, स्पेस ऑपरेशंस वगैरह जो हमारे होते हैं, उसमें हम रूस की मदद लेते हैं। परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी रशिया हमेशा से सपोर्ट करता है। कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने में भी रशिया ने हमें सपोर्ट करा है। और हर साल भारत और रूस की द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन भी होते हैं। मींस दोनों देशों के डेलीगेट्स आके मिलते हैं आपस में। तो बहुत ही अच्छे संबंध हैं। रक्षा और सैन्य सहयोग भी अच्छा है। रूस भारत के रक्षा उपकरण जो हमारे जितने भी वेपन्स होते हैं उसका सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। सबसे ज्यादा हथियार अगर हम किसी से खरीदते हैं वो रशिया है। ठीक है, दोनों देशों के बीच कई सारी एक योजनाएं परियोजनाएं भी चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और सैन्य अभ्यास भी चलते रहते हैं दोनों सेनाओं के। भारत और रूस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित उन्नत सैन्य हार्डवेयर के विकास और उत्पादन पर भी सहयोग किया है। भारत और रूस के बीच में डील हुई थी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, वो भी आ चुकी है। ठीक है, और कई सारे सेना से रिलेटेड जो साजो सामान होते हैं वो भी हम रशिया से खरीदते हैं। तो संबंध तो अच्छे हैं। आर्थिक सहयोग भी अच्छा है भाई, राजनीतिक सहयोग अच्छा है, सैन्य सहयोग अच्छा है। लेकिन भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंध अपनी पूरी क्षमता तक उतना नहीं पहुंच पाए हैं जितना होना चाहिए था अभी तक। हालांकि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार करते हैं। ठीक है, निवेश को बढ़ाने के लिए भी कोशिश करते हैं। ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की गुंजाइश है। आगे हो सकता है एनर्जी के क्षेत्रों में व्यापार बढ़े। फार्मास्यूटिकल्स यानी कि जो मेडिकल लाइन है उसका सामान इधर उधर जाए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्षेत्र है, कृषि से रिलेटेड जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अभी भी सहयोग होना चाहिए और ज्यादा जितना अभी हुआ नहीं है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दे तो भारत और रूस आतंकवाद, अफगानिस्तान और यूएनओ सुरक्षा परिषद के सुधारों सहित कई मुद्दों पर एक साझी राय रखते हैं। मींस इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, अफगानिस्तान से रिलेटेड क्या वहां पे कैसी सरकार रहनी चाहिए, आतंकवाद के ऊपर, या फिर यूएनओ सुरक्षा परिषद के ऊपर भारत का हमेशा से रूस ने समर्थन किया है कि हाँ भाई इनको वो एक परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों और संगठनों के सदस्य भी हैं जहां वो आपसी हितों को बढ़ावा देने और आम चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मीन्स बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे मंच हैं जहां आप समझ लो ब्रिक्स है। ठीक है, ब्रिक्स जैसा एक एग्जाम्पल, इसमें इंडिया भी है रशिया भी है। तो ऐसे कई सारे और भी संगठन हैं जहां पे इंडिया रसिया मिलकर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मौजूदा बहुध्रुवीय विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत की भूमिका का मूल्यांकन करो। ठीक है, अब आज की जो दुनिया है बहुध्रुवीय विश्व है, इसमें भारत कैसे एक उभरती हुई शक्ति बन रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे है। तो देखो, भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। बड़े और युवा, आप देखोगे कि युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है भारत में। इसमें आने वाले वर्षों तक उच्च विकास दर बनाए रखने की क्षमता है। मींस युवा ही देश को आगे लेके जाते हैं। जितने ज्यादा युवा होंगे आने वाले ज्यादा से ज्यादा समय तक हमारा देश आगे बढ़ेगा।
और है व्यापार और निवेश। तो भारत विदेशी निवेशों के लिए भी हमेशा एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहा है। भारत में देश आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। यह विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ और आर्थिक संबंध बना रहा है। भारत जो है वो कई देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध अच्छे कर रहा है, और इससे क्या है कि भारत एक आर्थिक रूप से महाशक्ति बनता जा रहा है। सामरिक महत्व आप अगर देखोगे, दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा भारत है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये पूरा क्या है, दक्षिण एशिया का एरिया माना जाता है। तो दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और हिंद महासागर, हिंद महासागर जस्ट हमारे नीचे है। तो हिंद महासागर के चौराहे पर भारत की स्थिति है, मीन हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। तो भारत हमेशा से ही बड़े बड़े व्यापारिक मार्गों के बिल्कुल पास में रहा है, तो एक महत्वपूर्ण देश बन जाता है भारत। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो एक परमाणु संपन्न देश है भारत, ठीक है, जो भारत को और ज्यादा मजबूती देता है। हमारे पास परमाणु हथियार है अपने। सॉफ्ट पावर की बात करें तो भारत की जो कल्चर है, भारत का जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है, जो बॉलीवुड है हमारा, हमारा खान पान, हमारे व्यंजन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, हमारा योगा, योगा पूरी दुनिया में फैल चुका है भाई। योगा हमारे इंडिया से निकला है। हमारा बॉलीवुड, हमारी फिल्में देखी जाती हैं बाहर के देशों में, हिंदी गाने सुने जाते हैं। भारत के जो प्रवासी हैं, जो बाहर के देशों में रह रहे हैं, जो व्यापक और प्रभावशाली हैं दुनिया भर में, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े आप देखोगे कंपनी के अंदर सीईओ हैं इंडियंस, ठीक है। और भारत इस चीज की वजह से और ज्यादा मजबूत हो रहा है, ठीक है। ये कुछ सॉफ्ट पावर है। राजनयिक प्रभाव बहुत अच्छा है। जब से आप देखोगे अभी हाल ही में 2014 के बाद से जो सरकार आई है, ठीक है, उसके बाद से क्या है कि हम कई देशों के साथ हमारे संबंध और ज्यादा अच्छे हुए हैं बहुत। जैसे आप देखोगे ब्रिक्स, ब्रिक्स में क्या, ब्राजील, रूस, भारत और चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ये देश मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। G20 आपने सुना होगा, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले बहुत G20 का हो हल्ला था। तो G20 में भारत की आप यहाँ पे देख रहे थे अध्यक्षता में ये हुआ सम्मेलन पूरा। तो इस वजह से भारत कई जगहों पर आप देखोगे कि एक्टिव है। तो एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने के बावजूद भारत में गरीबी की समस्या बहुत ज्यादा है, आज भी बहुत ज्यादा गरीब है। असमानता भी है, जातिवाद वगैरह है, ये सच्चाई है, भारत के अंदर है अभी भी। बुनियादी ढांचा अभी भी उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। सड़क, पानी, बिजली अभी हर जगह पर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और विशेष रूप से पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारा तनाव रहता है, ये भी हमारे विकास में बाधा है। मतलब पड़ोसी हमारा इतना गंदा है, वो खुद तो विकास करता नहीं है पर हमसे भी चिढ़ते हैं पाकिस्तानी। तो ये आंतरिक और बाहरी चुनौतियां लगातार भारत को थोड़ा बहुत कमजोर भी बनाते हैं, ठीक है। तो इनसे भी हमें अभी निपटना है आगे। भारत संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। भारत यूएनओ, जो कि बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इसमें हमेशा भारत एक्टिव रहता है। चाहे फंडिंग करनी हो यूएनओ, भी भारत हमेशा आगे रहता है। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत हमेशा से एक्टिव रहता है, ठीक है। चाहे जो गठबंधन वगैरह बनाने होते हैं उसमें भी भारत हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार संभावना का वर्णन करो और उदाहरणों के साथ समझाओ। तो भारत और यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपीय संघ, यूरोप के देशों का एक संघ बना हुआ है, उसके साथ क्या है भारत के संबंध, आइए देखते हैं। तो ये यूरोपीय संघ का झंडा है जो आपके पीछे नजर आ रहा है, ये हमारे भारत का तिरंगा है। तो इन दोनों के बीच में क्या है समझिए। द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा, तो देखो भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगातार व्यापार होता है। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है, ठीक है। और हाल ही के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है। द्विपक्षीय मींस दो पक्षों के बीच जब व्यापार होता है। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, कपड़ा, कृषि, ये सारे सामानों का लेन देन चलता है। उदाहरण के लिए भारतीय दवा कंपनियां अपनी जेनरिक दवाओं का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय संघ को निर्यात करती हैं। हमारे यहाँ का जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री है, जो हमारी दवाओं की इंडस्ट्री है, बहुत सारी जेनरिक दवाएं हैं जो यूरोपीय संघ में बेची जाती हैं। जबकि यूरोपीय संघ भारत को ऑटोमोबाइल और मशीनरी निर्यात करता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, कार वार बहुत आती हैं वहां से। व्यापार के अलावा भारत और यूरोपीय संघ के बीच में काफी निवेश वगैरह भी होता है। यूरोपीय कंपनियां भारत में ऑटोमोटिव, नवीकरण ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सेवाओं पर इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। आप देखोगे जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह हो गई, ये जो सोलर प्लांट्स होते हैं, इस पे यूरोपीय संघ के जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। इसी तरीके से भारतीय कंपनियां जो हैं वो यूरोप में निवेश करती हैं, खासकर आईटी के सेक्टर्स में,
ठीक है, विनिर्माण यानी कि फैक्ट्रियों वगैरह में भी हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट जाता है बाहर। तो ये है व्यापार समझौतों पर बातचीत। भारत और यूरोपीय संघ 2007 से ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, मींस मुक्त व्यापार है इन दोनों के बीच में, कोई फालतू का टैक्स वगैरह नहीं लगाते दोनों एक दूसरे पर, और लगातार दोनों के बीच व्यापार बढ़ता जा रहा है। और भारत और यूरोपीय संघ दोनों ही अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हमेशा से एक्टिव रहते हैं। सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ पहल की गई है, जैसे व्यापार और निवेश पर भारत और यूरोपीय संघ उच्च स्तरीय संवाद भी चलते हैं। मींस भारत यूरोपीय संघ के साथ लगातार समय समय पर मीटिंग्स वगैरह भी करता है, समिट्स वगैरह करता है, और लगातार दोनों आपस में वार्ता वगैरह करते रहते हैं। G20 में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करो। तो G20 जो अभी हुआ था हाल ही में, ठीक है, G20 सम्मेलन, उसमें भारत का क्या रोल है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो G20 में 20 ऐसे देश, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं दुनिया भर की, जिसमें भारत भी एक है। तो इसके अंदर क्या है भारत का रोल, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। ये G20 का लोगो था जो आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, भारत 2023 इंडिया G20। तो अब इसको समझते हैं क्या है इसके अंदर। तो देखो इसमें कई सारे देशों के डेलीगेट्स होते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि आते हैं, और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, जलवायु से रिलेटेड हो, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिस पर बातचीत चलती है। तो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है G20 ग्रुप, ठीक है। होता क्या है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो कि G20 का मेंबर है, और इसकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के प्रभुत्व वाली चर्चाओं में विकासशील देशों के हितों और चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखो भारत क्या है, एक अभी विकासशील देश है, तो भारत जब वहां पे अटेंड करता है G20 की मीटिंग्स, तो इससे यह पता चलता है कि जो विकासशील देश हैं उनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, उनकी बातें भी सुनी जाएंगी। और वैश्विक वृद्धि और विकास, तो देखो भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और बड़ी आबादी इसे वैश्विक वृद्धि और विकास से संबंधित चर्चाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत को अगर आप नहीं शामिल करोगे तो किसको शामिल करोगे? जब दुनिया लेवल के देश बैठे हैं, बहुत बड़े लेवल, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स चल रही हैं, और उसमें दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, आर्थिक सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबी खत्म करने के साथ साथ कई सारे मुद्दों पर G20 के देश जो है वो नीतियां बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। उत्तर दक्षिण विभाजन को पाटना, देखो भारत अक्सर G20 के भीतर विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल के रूप में काम करता है। कैसे? आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध, ये देखो पहले पूरा एक हमारा जो गोला है, जो धरती है, इसको दो भागों में बांट दो, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे देश ज्यादातर जो गरीब हैं वो दक्षिणी गोलार्ध के हैं। तो भारत लगातार सतत विकास के ऊपर फोकस करने के लिए बात करता है कि ऐसा विकास करो आने वाली पीढ़ियों को भी जो है संसाधन मिले। जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भारत उठाता है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, अल्प विकसित देश हैं, उनको भी शामिल करो, उनको भी साथ लेकर चलो, ऐसे मुद्दों की वकालत करता है भारत हमेशा से। और इसके अलावा भारत का बढ़ता हुआ भू राजनीतिक प्रभाव G20 में इसकी भूमिका को और ज्यादा बढ़ाता है, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका, चाइना और रूस, ये क्या है कि इनके बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन भारत के इन सभी के साथ संबंध थोड़े थोड़े अच्छे हैं। तो ऐसे में विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत का रुख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मान लो अगर रूस और अमेरिका लड़ रहे हैं, भारत किसकी साइड जाएगा, ये हर कोई सोचता है। पाकिस्तान किसकी साइड जाएगा, कोई सोचता है? कभी आपने सुना है कि अगर दो देश लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रूस, तो भारत किसका समर्थन करेगा? हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, ये तो आज तक नहीं सुनने को मिला। नेपाल किसको सपोर्ट करेगा या फिर पाकिस्तान किसको सपोर्ट करेगा? क्योंकि उनकी इतनी हैसियत अभी नहीं है वर्ल्ड लेवल पे जितनी हमारे भारत देश की हैसियत है। तो G20 में बहुत बड़ा खिलाड़ी है भारत, और भारत बदलते हुए आर्थिक परिदृश्य को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए लगातार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और WB यानी कि वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों में भी सुधार की कोशिश करता है। मींस बड़े बड़े जो आर्थिक संस्थान होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यहाँ पे सुधार जो होने चाहिए भारत उनके लिए भी वकालत करता है। और जो विकासशील देश हैं, जो भी विकास कर रहे हैं, भारत उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उनकी आवाज को सुना जाए, इसके लिए भी भारत लगातार कोशिश करता है। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़े, भारत की ऊर्जा जरूरतें और सतत विकास के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसे G20 के भीतर ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा में भी एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। तो भारत लगातार स्वच्छ ईंधन,
और इसके अलावा सतत पोषणीय विकास ऐसे मुद्दों पर, और जो क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे हैं इसमें हमेशा से बात उठाता रहता है। और भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बात करता है, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है यानी कि पवन ऊर्जा है, और भी बहुत सारी ऐसी नवीकरणीय ऊर्जाएं होती हैं। तो भारत हमेशा से यही चाहता है कि पर्यावरण के संकट ज्यादा से ज्यादा कम हो और साफ सुथरी ऊर्जा हो। और भारत अक्सर G20 में अपनी भागीदारी के साथ साथ अपने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों को भी आगे बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि भारत बस पूरी दुनिया का ठेका लेके घूम रहा है, नहीं, हम अपने पर्सनल जो हमारे घरेलू एजेंडे होते हैं उसको भी हम G20 में रखते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इसके घरेलू एजेंडे और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के बीच विरोधाभासी प्राथमिकताएं कभी कभी समूह के भीतर आम सहमति बनाने में इसकी प्रभावशीलता को कमजोर भी कर सकती हैं। देखो होता क्या है, G20 में बहुत सारे देश होते हैं, बहुत बारी हमें क्या है कि वह वैश्विक लेवल पे सोचना पड़ता है, कभी कभी हमें थोड़ा बहुत अपना भी तो फायदा करना होता है। तो जब अपने डोमेस्टिक मुद्दे घरेलू मुद्दों की बात आती है तो बड़ी विरोधाभासी स्थिति भी आ जाती है, मींस बहुत सारे देश इसके अगेंस्ट भी हो जाते हैं भारत के, ठीक है। आगे बढ़े। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं आप इतने कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।